ये है अगेंस्ट द गॉड्स के सीजन 2 का नोवेल एक्सप्लेनेशन पार्ट 61। पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में देखा था कि युनचे और शिया युएनबा भी स्पेशल व्हर्लपूल के अंदर चले गए थे। प्राइमोडियल प्रोफाउंड आर्क के अंदर आते ही जब युनचे ने ऊपर देखा तो वो स्पीचलेस हो गया। उसकी आंखों के सामने दूर तक फैला एक हरा घास का मैदान था। अब आगे। उसी पल जैस्मिन की आवाज युनचे के दिमाग में गूंजी। यहां के स्पेशल लॉज बाहर की दुनिया से बिल्कुल अलग हैं। इसका अंदर का स्पेस बाहर से दिखने वाले साइज से कई गुना, शायद पूरे प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट से भी दसियों लाख गुना बड़ा हो सकता है। यह सुनकर युनचे शांत रह गया। घास का मैदान बिल्कुल फ्लैट था, लेकिन थोड़ी दूरी पर 3 मीटर चौड़ी एक प्रोफाउंड फॉर्मेशन लाल रोशनी से चमक रही थी। फंग हैंगकांग और डिवाइन फीनिक्स सेक्ट के एल्डर्स उसके पास सावधानी से खड़े थे। फंग हैंगकांग ने बताया कि उनके एंसेस्टर्स द्वारा छोड़ी गई ये स्पेशल प्रोफाउंड फॉर्मेशन यहां के अजीब स्पेशल लॉज के कारण सिर्फ 300 साल में 80% तक कमजोर हो गई है। फेंग फेयान ने कहा, लेकिन बची हुई स्ट्रेंथ हमें उस एरिया तक पहुंचाने के लिए काफी है जहां पिछली एक्सप्लोरेशन रुकी थी। क्योंकि आर्क सिर्फ 24 घंटे के लिए खुलता है, इसलिए डिवाइन फीनिक्स सेक्ट हर बार एक स्पेशल प्रोफाउंड फॉर्मेशन छोड़ देता था ताकि अगली बार वहीं से शुरुआत कर सकें। फंग हैंगकांग ने ऑर्डर दिया, पहले इस प्रोफाउंड फॉर्मेशन को पावरफुल करो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। 20 से ज्यादा ओवरलॉर्ड्स ने एक साथ अपनी प्रोफाउंड एनर्जी फॉर्मेशन में डालना शुरू कर दिया, जिससे उसकी रोशनी तेज हो गई। इसके बाद फंग हैंगकांग ने सेक्रेड ग्राउंड्स और 6 नेशंस के गेस्ट्स को अपने साथ आगे एक्सप्लोर करने का इन्विटेशन दिया। उसने समझाया कि पिछली एक्सप्लोरेशन 15,000 किलोमीटर तक पहुंची थी और आगे का रास्ता टायरेंट प्रोफाउंड बीस्ट से भरा हुआ है, इसलिए टीम वर्क जरूरी होगा। उसने साफ कर दिया कि जिनकी प्रोफाउंड स्ट्रेंथ ओवरलॉर्ड से कम है, उनके लिए इस फॉर्मेशन में एंटर करना मौत को बुलाने जैसा होगा। मौजूद लोगों में युनचे, ब्लैक फील्ड नेशन के 2 लोग और ये सिंघान की दोनों कॉन्क्यूबाइंस इस शर्त को पूरा नहीं करते थे। स्पिरिचुअल मास्टर एंशिएंट ब्लू ने शिया युएनबा से पूछा कि क्या वो उनके साथ चलना चाहता है, लेकिन शिया युएनबा ने मना करते हुए कहा कि वो युनचे के साथ घूमूंगा। एंशिएंट ब्लू को इस जवाब की उम्मीद थी। उन्होंने सर हिलाया और दोनों को सावधान रहने की हिदायत दी। सुरक्षा के लिए एंशिएंट ब्लू ने शिया युएनबा को एक स्पेशल जेड पेंडेंट दिया। उन्होंने बताया कि यह जेड पेंडेंट खतरे के वक्त तोड़ने पर उसे सीधे फीनिक्स सिटी टेलीपोर्ट कर देगा। शिया युएनबा ने मासूमियत से पूछा, मास्टर, क्या आपके पास एक और है मेरे ब्रदर इन लॉ के लिए? परेशानी में एंशिएंट ब्लू ने अपना वाला जेड भी उतार कर दे दिया, यह जानते हुए कि शिया युएनबा अपना वाला युनचे को दे देगा। शिया युएनबा ने खुशी से वो जेड युनचे को दिया और दोनों ईस्ट डायरेक्शन की तरफ निकल पड़े। एंशिएंट ब्लू मन ही मन सोचने लगे कि युनचे की संगति कहीं शिया युएनबा के टायरैनिकल एम्परर्स डिवाइन वेन्स के विकास में रुकावट न बन जाए। उधर ये सिंघन और जी कियन ने भी अपने अपने कारणों से मेन ग्रुप के साथ जाने से मना कर दिया और अकेले निकल गए। फंग हैंगकांग ने राहत की सांस ली। वो फंग शुएर से बोला, शुएर, चलो चलते हैं। लेकिन फंग शुएर अपनी जगह से नहीं हिली और अचानक बोली, रॉयल फादर, शुएर अकेले घूमना चाहती है, क्या मैं जा सकती हूं? फंग हैंगकांग ने बिना सोचे समझे सर हिलाया। अकेले? नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रोफाउंड आर्क के अंदर की यह दुनिया अजीब और अनजान थी, यहां तक कि उसे भी बेहद सावधान रहना पड़ता था। फंग शुएर ने अपने रॉयल फादर को याद दिलाया कि उन्होंने ही कहा था कि यह जगह आर्क में सबसे सुरक्षित है, जबकि उनका मंजिल ज्यादा खतरनाक था। तो अगर वो सिर्फ आसपास रहती तो क्या वो ज्यादा सुरक्षित नहीं होती? फंग हैंगकांग चौंक गया, लेकिन उसने फिर भी इनकार में सर हिलाया। उसने समझाया कि वो बचपन से कभी अकेले किसी खतरनाक जगह पर नहीं गई थी, इसलिए उसे अकेले छोड़ने का ख्याल ही उसे बेचैन कर रहा था। फंग शुएर की आवाज में एक उम्मीद थी। उसने कहा कि वो जानती है कि वो हमेशा प्रोटेक्शन में बड़ी हुई है, लेकिन अब वो 16 साल की हो चुकी है। यह वक्त था कि वो अपने फैसले खुद ले और खुद को ट्रेन करे। उसने पूछा, क्या रॉयल फादर चाहते हैं कि मैं हमेशा आपके प्रोटेक्शन में रहूं और कभी अपनी दुनिया न ढूंढ पाऊं? यह सुनकर फंग हैंगकांग का दिल जोर से धड़क उठा, लेकिन वो अभी भी उसे अकेले घूमने देने में चैन महसूस नहीं कर पा रहा था। जैसे ही वो कुछ बोलने वाला था, फेंग फेयान आगे आया और उसके कान में फुसफुसाया। उसने सेक्ट मास्टर को समझाया कि शुएर गलत नहीं है। उसे हमेशा ऐसे प्रोटेक्ट करना उसकी ग्रोथ के लिए ठीक नहीं होगा और उसकी ब्लड लाइन की ताकत को बर्बाद कर देगा। उसने याद दिलाया कि रैंकिंग टूर्नामेंट ने शुएर की असली ताकत पहले ही दिखा दी थी, जिसे अब और छुपाने की जरूरत नहीं थी। फेंग फेयान ने आगे कहा कि शुएर की ताकत के साथ इस रेल में उसे कोई खतरे में नहीं डाल सकता, यहां तक कि ये सिंघान और जी कियन मिलकर भी नहीं। उसने आखिर में ऑफर किया,
अगर सेक्ट मास्टर अभी भी चिंतित हैं तो मैं पीछे रुक जाऊंगा और वेयर को छिप कर प्रोटेक्ट करूंगा। और साथ ही फंग हैंगकांग ने धीरे से सर हिलाया और कहा, ठीक है, तुम अब बड़ी हो गई हो, लेकिन हर समय सावधान रहना। फंग शुएर खुशी से बोली, थैंक यू रॉयल फादर। उसने अपने रॉयल फादर को हाथ हिलाया और हवा में उठकर ईस्ट की डायरेक्शन में उड़ गई, वही डायरेक्शन जिधर युनचे और शिया युएनबा गए थे। फंग फेयान ने भी मुस्कुराकर कहा, सेक्ट मास्टर, आप बेफिक्र रहिए, मैं उसे छिपकर प्रोटेक्ट कर रहा हूं। थोड़ी देर बाद वो भी हवा में उठा और धीरे धीरे उस डायरेक्शन में उड़ गया जिस तरफ फंग शुएर गई थी। सीन शिफ्ट होता है। शिया युएनबा युनचे को हाई लेवल वर्ल्ड का मतलब समझा रहा था। यहां ट्रांसमिशन जेट्स काम नहीं करते थे और प्रोफाउंड एनर्जी से आवाज भेजना या दूर तक महसूस करना भी मुमकिन नहीं था। युनचे, जो अभी तक उड़ नहीं सकता था, शिया युएनबा के साथ पैदल चल रहा था। उसने अपनी परसेप्शन रिलीज करने की कोशिश की और पाया कि वो सिर्फ 7 मीटर तक ही महसूस कर सकता था। दोनों बातें करते हुए आगे बढ़ते गए। 2 घंटे चलने के बाद घास का मैदान खत्म हुआ और उनके सामने एक बंजर जमीन फैली हुई थी। यहां हवा सन्नाटा हो गई और एक अनजानी सी खतरे की आहट थी। कुछ ही कदम आगे चलने पर एक विशाल ब्लैक शैडो एक पत्थर के पीछे से उन पर झपटा। ये एक विशाल स्कॉर्पियन था जिसकी पूंछ मौत के जहर से चमक रही थी। युनचे की कलाई हिली और वो तुरंत उस स्कॉर्पियन के नीचे आ गया। उसने लाइटनिंग की स्पीड से ड्रैगन फॉल्ट से उसके पेट पर वार किया। बैंग की आवाज के साथ स्कॉर्पियन हवा में लुढ़कता हुआ जमीन पर गिरा। इससे पहले कि वो संभल पाता, शिया युएनबा आगे बढ़ा और एक दहाड़ के साथ उसने अपनी मुट्ठी से उसके शरीर पर अटैक किया। एक धमाके की आवाज के साथ स्कॉर्पियन का शरीर टुकड़े टुकड़े हो गया और काला खून हर तरफ फैल गया। 2 बूंदें शिया युएनबा के हाथ पर गिरीं। युनचे ने तुरंत स्काई पॉइजन पर्ल का इस्तेमाल करके झड़ साफ किया। वो मन ही मन हैरान था। उसका भारी वार स्कॉर्पियन को सिर्फ दूर उड़ा सका था, लेकिन शिया युएनबा ने एक ही मुट्ठी से उसे खत्म कर दिया। शिया युएनबा की ताकत अब सच में डरावनी हद तक पहुंच चुकी थी। शिया युएनबा ने लाश के टुकड़े को लात मारी और कहा, प्रोफाउंड बीस्ट्स दिखना शुरू हो गए हैं। ब्रदर इन लॉ, सावधान रहना, लेकिन चिंता मत करो, इस इलाके में कोई ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोफाउंड बीस्ट नहीं होंगे। युनचे ने गंभीरता से कहा, अगर तुम्हारी बहन को तुम्हारी अब की ताकत के बारे में पता चला तो वो जरूर बहुत बड़ा झटका खाएगी। तभी उनके पीछे से एक साफ और जोश भरी आवाज आई, बिग ब्रदर युन। युनचे ने मुड़कर देखा। आसमान में एक अद्भुत सुंदर लड़की की छवि थी, फंग शुएर। वो धीरे धीरे नीचे उतरी। उसकी खुशी साफ दिख रही थी। युनचे ने हैरानी से पूछा, शुएर, तुम यहां क्यों हो? उसने खुशी से जवाब दिया, रॉयल फादर ने मुझे अकेले घूमने की इजाजत दे दी है। उसने बताया कि उसने युनचे की कही बातों का इस्तेमाल करके अपने फादर को मनाया कि अब वो बड़ी हो गई है और उसे आजाद होना चाहिए। युनचे हल्का सा सर हिलाकर सोचने लगा। भले ही उसे इस बात पर शक था, लेकिन शुएर उसके सामने खड़ी थी, इसलिए उसके पास विश्वास करने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसका मूड अपने आप ही अच्छा हो गया। वो पूछता है, तो तुम हमारे साथ घूमना चाहती हो? फंग शुएर ने जोर से अपना सिर हाँ में हिलाया। फंग शुएर युनचे के पास आकर बोली, बिग ब्रदर युन, हमें कहां जाना चाहिए? मैं बहुत खुश हूं कि अगले 22 घंटों तक मैं आपके साथ समय बिता सकती हूं। उसने धीरे से बताया कि वो अकेले इसलिए निकली थी ताकि वो उसे ढूंढ सके। उसी समय एक दूसरी जगह पर ये सिंहन ने अपनी आंखें सिकोड़कर फंग फेयन को देखा और पूछा, डिवाइन फीनिक्स ग्रेट एल्डर, आप यहां क्यों हैं? उसके पास खड़ी युएजी और मेजी भी सतर्क हो गईं। उनके हाथों में खंजर आ गए थे। ये सिंहन ने हाथ उठाकर उन्हें रोका। चिंता मत करो, ये डिवाइन फीनिक्स सेक्ट का सबसे चालाक इंसान है। ये यहां किसी अच्छे काम से ही आया होगा। उसने फेंग फेयन से पूछा, तुम फेंग हैंगकांग के साथ जांच करने नहीं गए? फेंग फेयन ने एक मतलबी मुस्कान के साथ कहा, मैं यहां यंग हॉल मास्टर को अच्छी खबर देने आया हूं। मैं आपको वो बड़ा तोहफा देने की तैयारी कर रहा हूं और इसके लिए कल तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है। फेंग शुएर, जिसे आप पाना चाहते हैं, वो अकेले घूम रही है। यह सुनते ही ये सिंहन की आंखों में एक अजीब सी रोशनी चमकी। उसने अपनी बाहें फैलाई, सर आसमान की तरफ उठाया और पागलों की तरह हंसने लगा। सीन शिफ्ट होता है। प्राइमोडियल प्रोफाउंड आर्क के अंदर एक एंडलेस बंजर जमीन फैली हुई थी। 2 घंटे और आगे बढ़ने के बाद भी उनके सामने वही सीन था। युनचे की इमोशंस को एक शब्द में बताना हो तो वो था बोरियत। इस जगह में एक अलग दुनिया को एक्सप्लोर करने का ना तो कोई एक्साइटमेंट था, ना ही कोई मिस्टीरियस एहसास। कभी कभी 1-2 प्रोफाउंड बीस्ट्स निकल आते, लेकिन वो सब शिया युएनबा के एक ही मुक्के से चकनाचूर हो जाते। युनचे को कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती।
खुशकिस्मती से फेंग शुएर उसके साथ थी, जिसकी मौजूदगी इस डलनेस को कम कर रही थी। तभी युनचे ने आराम से पूछा, जस्मिन, क्या तुमने कुछ महसूस किया? जस्मिन ने बेपरवाही से जवाब दिया। उसने समझाया कि यह एक इंडिपेंडेंट वर्ल्ड था जो धीरे धीरे मर रहा था। उनका लैंडिंग स्पॉट इस दुनिया का इकलौता हरा भरा इलाका था, बाकी सब बंजर था। यहां के प्रोफाउंड बीस्ट्स कम थे और उनके पास कठोर आउटर आर्मर थे, जो इस बात का सबूत था कि वो बेहद खराब माहौल में जीने के लिए बने थे। जैस्मिन ने बताया कि इस वर्ल्ड को सहारा देने वाली ताकत गायब हो रही है, जिसके कारण यह धीरे धीरे एक डेड वर्ल्ड बन जाएगी। युनचे ये सुनकर शांत हो गया। तभी फेंग शुएर ने एक्साइटमेंट से पूछा, बिग ब्रदर युन, मैंने सुना है कि आप ब्लू विंड के प्रिंस कंसॉर्ट हैं। आपकी पत्नी जरूर बहुत खूबसूरत होगी, है ना? इससे पहले कि युनचे जवाब दे पाता, शिया युएनबा बीच में आ गया और गंभीरता से अपनी बहन की पहली पत्नी होने का दर्जा साफ किया, यह बताते हुए कि प्रिंसेस चेंग युए सिर्फ एक छोटी पत्नी है। फेंग शुएर ने हैरानी से पूछा, बिग ब्रदर युन, आपकी 2 पत्नियां हैं? युनचे ने खांसकर समझाने की कोशिश की, तुम्हारे बड़े भाई का चाम ही ऐसा है। फेंग शुएर ने गंभीरता से सिर हिलाते हुए कहा, हां, सही बात है। बिग ब्रदर युन इतने अच्छे हैं। 19 साल की उम्र में 2 पत्नियां होना ज्यादा नहीं है। रॉयल फादर की 460 से भी ज्यादा पत्नियां हैं। 460? युनचे ने ठंडी सांस ली। एक एम्परर होना सच में इतना आरामदायक होता है। सोचने के बाद युनचे ने ईमानदारी से कहा, मैं शुएर के रॉयल फादर से सीखूंगा। शुएर, मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं। युनचे ने पूछा, 16 साल की होने से पहले क्या तुम्हारा ज्यादातर समय तुम्हारे सेक्ट के फिनिक्स गॉड के पास बीतता था? फिनिक्स गॉड शब्द सुनते ही फेंग शुएर के कदम रुक गए। एक पल की चुप्पी के बाद उसने सर हिलाया। हां, लॉर्ड फिनिक्स गॉड मेरे जन्म के दिन अपीयर हुए थे। मेरा ज्यादातर समय उनके पास ही बीता था, जब तक मैं 13 साल की नहीं हो गई। युनचे समझ गया कि फिनिक्स गॉड 3 साल पहले मर गया था। उसने सीधा ना पूछते हुए अपना सवाल बदला, तो क्या तुम्हारे लॉर्ड फिनिक्स गॉड ने कभी किसी दूसरे फिनिक्स गॉड के बारे में बात की थी? फेंग शुएर ने उसे देखा और हल्के से सर हिलाया। उसने एक बड़ा राज बताया। उसने समझाया कि प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट में 2 फिनिक्स स्पिरिट्स थे। उसका लॉर्ड फिनिक्स गॉड दुनिया की गंदगी से दूषित होकर दूसरे स्पिरिट को डिस्ट्रॉय करने ब्लू विंड नेशन गया था। एक भयानक लड़ाई में दोनों बुरी तरह घायल हुए। वर्ल्ड ओड ऑफ द फिनिक्स टुकड़ों में बट गया और उसके स्पिरिट की उम्र बहुत कम हो गई। अपने आखिरी सालों में उसे अपने की पर पछतावा हुआ। मरते वक्त उसने दूसरे फिनिक्स स्पिरिट और एक नए वारिस के अस्तित्व को महसूस किया। उसकी आखिरी इच्छा थी कि अगर फेंग शुएर उस वारिस से मिले तो वो उसे वर्ल्ड ओड ऑफ द फिनिक्स सिखाए, क्योंकि उसकी गलती के कारण वारिस को ब्लड लाइन मिलने के बाद भी फिनिक्स प्रोफाउंड आर्ट्स कल्टीवेट करना नामुमकिन था। फिर फेंग शुएर ने एक्साइटमेंट से पूछा, बिग ब्रदर युन, दूसरा लॉर्ड फिनिक्स गॉड कैसा दिखता है? क्या वो ठीक है? युनचे ने थोड़ा लाचारी से कहा, मैंने उसे कभी साफ नहीं देखा, सिर्फ 2 चमकती गोल्डन आंखें देखी हैं। जब मैं ब्लू विंड वापस जाऊंगा तो मैं उसे इस बारे में बताऊंगा। उसे इससे काफी राहत मिलनी चाहिए। फेंग शुएर ने भी हां में सर हिलाया। जैसे ही युनचे कुछ कहने वाला था, एक कान फाड़ देने वाली आवाज पीछे से आई। ओह, क्या यह मेरी बेहद खूबसूरत लिटिल सिस्टर शुएर नहीं है? इतनी बड़ी दुनिया में तुमसे मिलना सच में इस यंग मास्टर का सौभाग्य है। तीनों एक साथ मुड़े। लगभग 300 मीटर दूर काले कपड़ों में यह सिंहान अपनी 2 औरतों को पकड़े खड़ा था। उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो उसकी बदतमीजी और लस्ट को छुपा नहीं रही थी। उसने कहा कि वो 3 साल से उसकी बेपनाह खूबसूरती के किस्से सुनता आ रहा है और आज उसकी ये इच्छा पूरी होगी। फेंग शुएर ने उसे कल वाले ही शब्दों में मना कर दिया, लेकिन यह सिंहन गुस्सा नहीं हुआ, बल्कि वो जोर जोर से हंसने लगा। हा 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 हा, ये भी ठीक है। जल्द ही लिटिल सिस्टर शुएर सिर्फ मेरी ये सिंहन की होगी। तब तुम्हारा रूप देखने वाला इस दुनिया में सिर्फ मैं ही होऊंगा। फेंग शुएर गुस्से से लाल हो गई। वो बोली, तुम सन मून डिवाइन हॉल के यंग हॉल मास्टर होकर ऐसी बकवास कैसे कर सकते हो? यह सिंहन इंडिफरेंटली स्माइल करता है। उसने साफ कहा कि वो इस बार डिवाइन फिनिक्स एम्पायर सिर्फ उसके लिए ही आया है। इस प्रोफाउंड आर्क की ट्रैवल के बाद वो तुरंत उसके रॉयल फादर से उसका हाथ मांगेगा। फेंग शुएर की आवाज तेज हो गई। उसने कहा, तुम बकवास कर रहे हो। मैं कभी तुम्हारी पत्नी नहीं बनूंगी और मेरे रॉयल फादर तुम्हारा प्रस्ताव कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यह सिंहन ने दुष्टता से हंसते हुए कहा, जब मैं ये सिंहन कोई चीज चाहता हूं तो मैं उसे हासिल करने में कभी नाकाम नहीं हुआ। भले ही वो तुम्हारा रॉयल फादर फेंग हैंगकांग ही क्यों ना हो, उसके पास इसे एक्सेप्ट करने के अलावा कोई चारा नहीं होगा।
तभी एक गरजती हुई आवाज आसमान से उतरी, अपना मुंह बंद रखो। एक शैडो लाइटनिंग की स्पीड से फंग शुएर के सामने अपीयर हुआ। ये फंग फेयान था। फंग फेयान ने मुस्कुराकर फंग शुएर को समझाया कि सेक्ट मास्टर ने उसे छिपकर उसकी रक्षा करने के लिए भेजा था। फिर उसने गुस्से से ये सिंघन को देखते हुए कहा, भले ही वो सन मून डिवाइन हॉल का यंग हॉल मास्टर हो, जब उसने तुम्हारा अपमान करने की हिम्मत की है तो मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। यह सुनकर फंग शुएर की चिंता कुछ कम हुई। युनचे की नजर और भी गंभीर हो गई, लेकिन इस पल उसकी नजर ये सिंघान पर नहीं बल्कि फेंग फेयान पर थी। उसके शैडो से उसे अचानक कुछ गलत होने का एहसास हुआ। यह सिंघान हंसते हुए बोला, ओह डिवाइन फीनिक्स ग्रेट एल्डर, मैं सिर्फ अपनी लिटिल सिस्टर शुएर से शादी करना चाहता हूं। फंग फेयान ने गंभीर चेहरे से कहा, यह ख्याल छोड़ दो, शुएर फीनिक्स गॉड की डायरेक्ट डिसेंडेंट है। इस दुनिया में कोई उसके लायक नहीं है। यह सिंघान ने घमंड से कहा, मैं शुएर पर नजर रख रहा हूं, यह एक तोहफा है। मेरे सन मून डिवाइन हॉल से शादी के रिश्ते से तुम्हारा सेक्ट बचा रहेगा। अगर शादी नहीं हो पाती, उसने एक दुष्ट मुस्कान के साथ धमकी दी, तो तुम्हारा अंजाम 1000 साल पहले के इटर्नल नाइट रॉयल फैमिली जैसा हो सकता है, जिसका नाम तक भुला दिया गया। यह सुन के फेंग फेयान ने अपनी मुट्ठियां भींच ली और फीनिक्स फ्लेम्स फट पड़े। ये सिंघान, मैं तुम्हें मार दूंगा। तो आओ मुझे देखने दो कि सो कॉल्ड फीनिक्स ग्रेट एल्डर क्या कर सकता है। इतना कहकर यह सिंघान ने पागलों की तरह हंसना शुरू कर दिया। फंग फेयान अपनी पूरी प्रोफाउंड एनर्जी के साथ आगे बढ़ा। लगभग उसी पल फंग फेयान, जिसका पूरा शरीर एनर्जी से भरा हुआ था, तेजी से मुड़ा, लेकिन उसने अटैक ये सिंघन पर नहीं बल्कि फंग शुएर पर किया। वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। अगर ऐसे ही और वीडियोस देखनी है तो साथ ही अगर आपके दोस्त भी इस तरह की वीडियोस में इंटरेस्टेड हो तो उन्हें शेयर भी कर देना।